हम समझते हैं कि एसी काम कैसे करता है और जो भी कंफ्यूजन है उसका आंसर आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि एसी में कौन कौन से पार्ट होते हैं। कंप्रेसर जो एसी की गैस को कंप्रेस करता है। कंडेंसर कॉइल जो बाहर के साइड में होता है। इवेपोरेटिव कॉइल जो रूम के अंदर होता है। एक्सपांशन वाल्व जो कंडेंसर कॉइल और इवेपोरेटिव कॉइल के बीच में होता है। इसके अलावा ब्लोअर, फैन और रेफ्रिजरेंट गैस होती है। आजकल इंडिया में ऑलमोस्ट सभी न्यू एसी में R32 रेफ्रिजरेंट गैस का यूज किया जाता है जो एनवायरनमेंट के लिए कम नुकसानदायक है कंपेयर टू पुराने R410 ए से। अब हम एसी का वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले एसी का हार्ट मीन्स कंप्रेसर। कंप्रेसर मीन्स जो गैस को कंप्रेस करता है। जैसे ही कंप्रेसर में गैस कंप्रेस होती है वैसे ही उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, लगभग 25 से 40 बार के बराबर। और साथ में गैस का टेम्परेचर भी 70 से 100 डिग्री जितना हो जाता है। अब इतना गर्म गैस तो रूम को ठंडा नहीं कर सकता, तो इस गैस को कंडेंसर हीट एक्सचेंजर से भेजा जाता है जिसके पीछे एक फैन लगा होता है। ये फैन एटमॉस्फेयर की हवा को कंडेंसर कॉइल से पास करती है और कंडेंसर कॉइल के अंदर की गैस को ठंडी करती है जिसका तापमान लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है और वो हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप समझे जो बाहर गर्म हवा निकल रही है वो इसी कारण से निकल रही है। अभी भी ये 40-50 डिग्री की रेफ्रिजरेंट गैस से हम रूम को ठंडा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जिससे कहते हैं एक्सपांशन वाल्व। एक्सपांशन वाल्व का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें ये हाई प्रेशर लिक्विड को एक नैरो जगह से पास होना होता है और जैसे ये नैरो जगह से पास होती है वो हाई प्रेशर लिक्विड लो प्रेशर गैस या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और इसका टेम्परेचर भी 3 से 60 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है। आप लोग बोलोगे ऐसा कैसे होता है, तो आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे हेयर कट करने वाला आपके फेस में पानी का स्प्रे करता है तो आपको पानी का स्प्रे ठंडा लगता है और यदि आप देखोगे तो स्प्रे से जो पानी निकलता है वो गैस रूप में निकलता है। इसी तरीके से एक्सपांशन वाल्व काम करता है। अब ये ठंडी रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटिव कॉइल से पास किया जाता है और इस कॉइल के पीछे होता है एक ब्लोअर। ये ब्लोअर रूम की गर्म हवा को एसी के अंदर लेके जाता है और इवेपोरेटिव कॉइल से पास कराता है जिससे हवा ठंडी हो जाती है और हवा ठंडी होने के साथ जो रेफ्रिजरेंट गैस अंदर इवेपोरेटिव कॉइल से गुजरती है वो गर्म होती है और वो नो प्रेशर गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह रूम की हवा ठंडी होती है, मीन्स रूम की हवा रूम के अंदर ही रह के ठंडी होती है। अब वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि एसी रूम की गर्म हवा को बाहर फेंकता है। नहीं, वो रूम की हवा को रूम के अंदर ही ठंडा करता है। इसके बाद ये रेफ्रिजरेंट गैस अगेन कंप्रेसर में जाती है। अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसर तक जो रेफ्रिजरेंट पहुँचता है वो कंप्लीट गैस रूप में होना चाहिए, क्योंकि जैसा नाम से पता चलता है कंप्रेसर ओनली गैस को ही कंप्रेस कर सकता है, लिक्विड को नहीं। इफ इसमें थोड़ा भी लिक्विड फॉर्म रह जाएगा तो आपका कंप्रेसर नाश हो जाएगा। यही कारण है जिससे कंप्रेसर में आग लग जाती है, नहीं तो कंप्रेसर के अंदर लगा हुआ मोटर खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए एसी में एक हीट सेंसिंग डिवाइस लगा होता है जो इवेपोरेटिव कॉइल के एंड में होता है और वो कंट्रोल करता है आपके एक्सपांशन वाल्व को। इफ इवेपोरेटिव कॉइल के एंड में रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट नहीं होता है तो ये सेंसिंग डिवाइस एक्सपेंशन वाल्व को सिग्नल देता है और एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कम कर देता है जिससे इवेपोरेटिव कॉइल के अंदर की रेफ्रिजरेंट पूरी तरीके से गैस में कन्वर्ट हो जाए। ये दोनों रचना के कॉम्बिनेशन को थर्मल एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। अब आप लोग कहोगे सेफ्टी तो है तो नाश कैसे? भाई है तो ये एक सिस्टम ना, और सिस्टम को बराबर चलने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, एसी की सर्विस टाइम टू टाइम होनी चाहिए। दूसरा, इवेपोरेटिव कॉइल के ऊपर बहुत ज्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, रेफ्रिजरेंट चार्ज गलत नहीं होना चाहिए। चौथा, एक्सपांशन वाल्व या टेम्परेचर सेंसर खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए गर्मी स्टार्ट होने से पहले एक बार अपनी एसी का पूरा सर्विस कर लेना चाहिए। अब आपको लगेगा कि रूम को कितना ठंडा करना है वो ये थर्मल एक्सपांशन वाल्व तय करता है।
बिल्कुल नहीं। एसी कितना ठंडा करेगा वो पूरा डिपेंड करता है कंप्रेसर के ऊपर। इफ आपने कम टेम्परेचर सेट किया है तो कंप्रेसर फास्ट चलेगा और रूम को जल्दी ठंडा करेगा, बट इसके साथ बिजली भी ज्यादा खाएगा। थर्मल एक्सपेंसर वार ओनली ये इंश्योर करता है कि कंप्रेसर तक पहुंचने वाली रेफ्रिजरेंट ये गैस फॉर्म में हो, ना कि लिक्विड फॉर्म में। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एसी से पानी कैसे निकलता है, तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपने सर्दियों में कभी कार चलाई है? जब आप कार के अंदर बैठे होते हैं तो बाहर यदि बहुत ठंडी होती है तो कार के शीशे में पानी जम जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार के अंदर की गर्म और नमी हवा जब ठंडे शीशे के कांटेक्ट में आती है तो वो नमी पानी में कन्वर्ट हो जाता है। एसी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एसी की इवेपोरेटिव कॉइल बहुत ठंडी होती है। जब कमरे की गर्म और नमी वाली हवा ठंडे कॉइल के कांटेक्ट में आती है तो वो नमी पानी में कन्वर्ट हो जाता है और ये पानी की बूंद ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर निकलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि एसी की गैस तो एक क्लोज लूप में चलती है, तो ये एनवायरनमेंट को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? जब तक एसी पूरी तरह एक क्लोज लूप में है, लीक प्रूफ है, तब तक रेफ्रिजरेंट गैस एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करती। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एसी पुराना हो जाता है, कहीं लीकेज हो जाता है, सर्विस के टाइम पे हवा एनवायरनमेंट में छोड़ी जाती है, या तो एसी को स्क्रैप करते समय रेफ्रिजरेंट को पूरी तरह रिकवर नहीं किया जाता और सीधा एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। तो उस समय ये रेफ्रिजरेंट गैस एनवायरनमेंट में पहुंचती है, जो कुछ गैस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है और बाकी की गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाकर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। आई होप आपको एसी कैसे काम करता है ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन भी दूर हो गए होंगे। इफ आपके मन में कोई और कंफ्यूजन हो तो उसको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वहां पे आपके कंफ्यूजन को दूर करने का ट्राई करूंगा।